नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कि पाइथन में है उसको देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन में इम्प्लीमेंट किया जाता है। अभी से पहले जो आपका कोर्स था वो कंप्लीट हो चुका था। वो जैसे डेटा टाइप क्या है, फंक्शन कैसे क्रिएट करना है, वेरिएबल्स, ऑल दोज थिंग्स कंप्लीटेड। नाउ वी हैव टू मूव द अदर हाफ ऑफ एनी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। हम चूंकि पाइथन को लेके आगे बढ़ रहे हैं तो हम पाइथन में देखते हैं। देखिए, इस जो ओवरव्यू उसमें हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है। जैसे आप सी लैंग्वेज देखे होंगे और पाइथन में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे इन द रिलेशन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्सेस प्रोसीजरल ओरिएंटेड। उसके बाद देखेंगे कि क्लासेस जो हैं वो क्या हैं और ऑब्जेक्ट क्या है, उसमें क्या डिफरेंस है। क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होता है। और फिर हम लोग देखेंगे फाइनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो मेथोडोलॉजी है। जैसे मान लीजिए कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे चार चार पिलर्स जिसको कहते हैं, जैसे इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनकैप्सुलेशन है और एब्स्ट्रैक्शन है। उनको हम लोग लाइन बाय लाइन कहते हैं कि देखेंगे। चलिए, फाइनली जो है हमारा जो इंट्रोडक्शन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वो देखते हैं। नोट्स मैंने इनोवेशंस के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वहाँ से लिया है ताकि आपको अच्छे से बता पाऊँ। तो ये रेफरेंस ये GKTS इनोवेशन से मैंने लिया है। तो इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेफिनेशन अगर देखें तो इज़ अ वे ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग द आइडिया ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखिए, अब ऑब्जेक्ट्स का मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक आपको एक बिल्डिंग का डेमो दे देता हूँ। यहाँ पे मान लो कि एक बिल्डिंग है। यहाँ पे एक बिल्डिंग के अंदर मान लो आपने मान लिया कि एक कमरा यहाँ, एक दरवाज़ा यहाँ होगा, एक दरवाज़ा यहाँ होगा, एक खिड़की यहाँ होगी, आपने ऐसे बना दी। एक जो ये मान लो ये वेंटिलेशन है और ये आपने बना दिया। ये बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट है, राइट, ब्लूप्रिंट है। ये आपने एक बिल्डिंग की ब्लूप्रिंट बना दी यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, अब क्या होगा कि इस ब्लूप्रिंट से अगर मान लो 10 इसी सेम ब्लूप्रिंट के छोटे छोटे 10 घर बना दिए गए। ये ब्लूप्रिंट था आपका। और सेम मान लो मैं अभी अभी इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दो दरवाज़ा था, वैसा दो दरवाज़ा यहाँ भी बना देता हूँ सेम उसी की तरह। एक ऊपर वेंटिलेशन या खिड़की यहाँ पे वैसी ही है। ठीक, ये तो ये हो गई इंस्टेंस नंबर 1। और मतलब एक बिल्डिंग की जो ब्लूप्रिंट से बनाई गई घर है वो नंबर 1 हो गई। और यहाँ पे जो बिल्डिंग नंबर है वो है बिल्डिंग नंबर 2 जो सेम चीज़ से बनेगी। यहाँ पे थोड़ी सी ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं हो रही है। नो, यस, देखिए ये रही दो, बिल्डिंग नंबर 2। तो क्लास का काम है कि वो उस ऑब्जेक्ट को अपना ब्लूप्रिंट के तहत एक ढांचा देना, जिससे कि वो बिल्डिंग जो है वो इस ढांचे के आधार पे बने। तो वो ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट नंबर 1 बनाया, ऑब्जेक्ट नंबर 2 बनाया यहाँ पे। तो आप ऐसे समझिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज वे ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम बनाने का, समझने का, डिज़ाइन करने का, जिससे कि ऑब्जेक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ हो जाए, जिसके तहत आप अपने जो डेटा हैं और जो भी मेथड्स हैं उनको यूज़ कर पाए। राइट, आपको ये समझ में आ रहा होगा ऑब्जेक्ट का या फिर क्लास का ये जो रिलेशनशिप्स है वो प्रोग्रामिंग में किस तरह से है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट जो है वो डिफरेंस क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में OOP उप्स भी कहते हैं, और प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको POP पॉप्स भी कहते हैं। तो 1 सेकेंड, इसको मैं हटाता हूँ, देखिए थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक, आप जब सी लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब आप प्रोग्राम लिखते होंगे तो वो कुछ इस तरह से, मान लो कि आपने सबसे पहले लिखा इंट मेन, और फिर आपने लिखा सम ब्लॉक ऑफ कोड एंड देन इट विल रन, राइट। ऐसे करके आपने लिख दिया रिटर्न 0।
तो ये जो फ्लो होती थी प्रोग्राम की, वो सबसे पहले ऊपर से आती थी, राइट। सबसे पहला कोड रन होगा, फिर उसके बाद उसके नीचे लाइन वाला कोड, और फिर उसके बाद फाइनल वाला कोड। तो ये जो अप्रोच कहलाती थी, ये एक टॉप टू डाउन अप्रोच, सॉरी 1 सेकेंड, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ये 1 सेकेंड, यस। हाँ, तो ये जो होती थी, ये एक यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच होती थी। 1 सेकेंड, मैं हर बार इसको रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, यस। हम्म हम्म तो टॉप टू डाउन अप्रोच में होती थी सी लैंग्वेज में, जहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो वहाँ पे आप एक क्लास बनाएंगी, वो एक बॉटम अप्रोच, यानी कि मैं इसको अगर हाईलाइट करूँ तो ये एक बॉटम अप्रोच से जाएगी। अब बॉटम अप्रोच आप समझ सकते होंगे कि जो चीज़ यहाँ से शुरू हो और अप की तरफ जाए। क्लास आपने बनाया, फिर उसके बाद सबसे पहले पूरा प्रोग्राम को एक साथ जैसे टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप्रोच को ऐसे समझिए कि टॉप डाउन में ऊपर से कोड आती है, नीचे तक रन करती है। इनकेस अगर कहीं भी आपका एरर है तो वो उसी केस पे एरर दिखाएगी। बॉटम अप्रोच में सेम, जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर का टॉप डाउन और बॉटम अप्रोच में मतलब हुआ। अब यहाँ पे क्या है कि प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट्स के रूप में डिवाइड किया जाता है। ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे एक सेपरेशन मीडियम आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे आप फंक्शन बनाते थे, एक फंक्शन था, फिर दूसरा फंक्शन था, उसके हिसाब से फंक्शंस आप बना के, और फंक्शंस जैसे आपने एक मान लो कि ऐड टू नंबर का फंक्शन बनाया, तो आपने ऐड टू सम लिख दिया वहाँ पे, और सम नाम के फंक्शन को बार बार यूज़ किया। यहाँ पे क्या किया कि आपने एक मैथ्स नाम का पूरा क्लास ही बना दिया। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैथ, और मैथ में आपने एक ऐड फंक्शन बना दिया, फिर बना दिया आपने सब्सट्रैक्शन बना दिया, फिर आपने डिवीजन बना दिया। और जब भी कोई इस मैथ नाम के क्लास को कॉल करके और ये वाला ऐड मेथड को इनिशियलाइज करेगा, ये सब्सट्रैक्शन को, ये फिर डिवीजन को, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे इसी क्लास का यूज़ करते हुए जितनी बार चाहे और जितने मेथड्स आपने इस क्लास में डिफाइन किए हैं, और वो उसी ऑब्जेक्ट को, यानी जितने बार जो जो नया नया, जैसे आपने बिल्डिंग बनाया था और पहले वाले जो ब्लूप्रिंट आपने बनाया था उसमें ये डोर्स, ये विंडोज़ आपने दी थी, तो जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाएगा वो अपनी अपनी डोर्स, अपनी अपनी विंडोज़ उसके लिए सेपरेट होंगी। तो उसी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि क्लास को ऑब्जेक्ट में डिवाइड करके आपने फंक्शंस बनाया, और प्रोग्राम में सिंपली वो फंक्शंस डिफाइन करते हैं अलग अलग। अब क्लास के अंदर जो फंक्शंस आप डिफाइन करते हैं उसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेथड्स कहते हैं। 1 सेकेंड, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ यहाँ पे, यस, ओके। सो अगर क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनेगा और वो प्रोग्राम जो होगा उसको आप ऐसे कहेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेथड्स, METHODS, मेथड्स। और ये फंक्शंस तो केवल फंक्शंस के ही नाम से जाने जाएंगे, फंक्शंस के नाम से ही, ठीक है। अब आते हैं मेक यूज ऑफ एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर का जो कॉन्सेप्ट है, 1 सेकेंड में थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, यस। देखिए एक्सेस मॉडिफायर का जो कॉन्सेप्ट है, यस, तो जब भी आप प्रोग्राम बनाते थे तो प्रोग्राम में आप ये चाहते थे कि किसी जगह पे हमारा प्रोग्राम सबको एक्सेस दे रहा था। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया और सॉफ्टवेयर बनाने के बाद आप चाह रहे थे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कहीं ना कहीं सभी को एक्सेस दे रहा है, तो मैं किसी तरीके से अपने एक्सेस को कैसे कंट्रोल करूं। तो अगर आप प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आप अगर देखते हैं तो उस केस में आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं था जहां से आप अपने जो प्रोग्राम का एक्सेस है वो डिज़ाइन करें, और जिस जिस जैसे क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए उसमें उसको उसके एक्सेस के हिसाब से उसकी फंक्शंस हो या फिर वेरिएबल्स हो उसको यूज़ कर सके। तो वो चीज़ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नहीं थी। अब जैसे मान लीजिए कि आपने एक क्लास बनाया, और मैं यहाँ पे अगर मान लो कि एक मेन क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, राइट। मेन क्लास के अंदर मैं कुछ यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं एक फंक्शन 1 बनाया पब्लिक एक्सेस के साथ। पब्लिक एक्सेस का मतलब होता है कि सभी को पूरा एक्सेस दे देना पब्लिकली। और मान लो कि फंक्शन 2 बनाया है यहाँ पे, उसको मैंने रख दिया प्राइवेट।
यानी केवल और केवल क्लास के ही मेंबर इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे क्लास ये पर्टिकुलर मेन क्लास होगा, वही इसको एक्सेस कर रहा होगा। तो अगर प्रोसीजर में अगर हम जाएं तो प्रोसीजर में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था जिससे हम इसको पब्लिक कर दें या फिर प्राइवेट कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे पब्लिक ही रहते थे, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो इसी कारण से दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाज मोर सिक्योर एंड दिस is little less secure, that is why we say it। अगर ऑब्जेक्ट्स को, अब देखिए ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट जो चीज है यहाँ पे वो है ऑब्जेक्ट क्या। वन सेकेंड। यस, ऑब्जेक्ट कैन मूव फ्रीली विद इन अ मेंबर फंक्शंस। अब देखिए, ऑब्जेक्ट कैन मूव फ्रीली विद इन अ मेंबर फंक्शन, और यहाँ पे डेटा कैन मूव फ्रीली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन विद इन द सेम प्रोग्राम। अब ऑब्जेक्ट जो है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि अगर थोड़ा ऊपर जाएं तो ऊपर आप देखिए यहाँ पे हमने एक ये डोर वाली मान लो कि ये एक डोर फंक्शन है, राइट। ये डोर फंक्शन है, मैं यहाँ पे डोर फंक्शन लिख देता हूँ। यहाँ पे ये वेंटिलेशन है तो मैं इसको वेंटिलेशन फंक्शन लिख देता हूँ। ये डोर फंक्शन, ये वेंटिलेशन फंक्शन। अब देखो, वन सेकेंड गाइस, सॉरी गाइस। तो मान लीजिए यहाँ पे एक वेंटिलेशन फंक्शन है और यहाँ पे एक डोर फंक्शन है। तो जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाए गए हैं, जैसे ऑब्जेक्ट वन है यहाँ पे, राइट, तो ये इस डोर फंक्शन को कॉल कर सकता है और ये इस वेंटिलेशन फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। सिमिलरली ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसके पास भी ये एक्सेस होगा और इसके पास भी ये वाला एक्सेस होगा, दैट इज ऑफ वेंटिलेशन। तो सेम चीज़ है कि ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस मेंबर फंक्शन यहाँ पे। और जब यहाँ पे अगर आप अपने फंक्शंस बनाए होंगे यहाँ पे, मान लीजिए इस केस में, तो यहाँ पे डेटा मेंबर जो होंगे, यानी कि पी और पी एफ्स में, यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड वाले में, तो जो भी डेटा मेंबर्स और वेरिएबल्स आप बनाएंगे उसको, मतलब ये जो फंक्शंस है वो उसके अंदर वेरी कर सकता है। वेरी करने का मतलब कि जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखो डेटा फंक्शंस आपने बनाए। कुछ मान लो एक इंटीजर टाइप का डेटा बना लिया आपने, जैसे एक्स उसमें स्टोर कर लिया, 5 कोई वेरिएबल्स, और तो ये प्रोसीजर में क्या होगा कि ये डेटा मेंबर्स को फंक्शंस एक्सेस कर सकता है विद इन सेम प्रोग्राम। तो ये चीज़ है प्रोग्राम वाली फंक्शन में। ये तो आप फंक्शन बनाने में देखे ही होंगे कि फंक्शन के अंदर जो भी डेटा मेंबर्स या फिर वेरिएबल्स आप बनाते हैं उसको फंक्शन एक्सेस कर सकता है। बट ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा था कि क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस या फिर डेटा मेंबर्स आइडेंटिफाइड थे या फिर बनाए गए थे, वो उसके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर यूज़ किए जा सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के द्वारा। अब व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, तो क्लास आप देख लिए। क्लास अगर आप डेफिनेशन देखें तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और यू कैन से इट इज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट डिफाइनिंग द कॉमन एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। अब कॉमन एट्रीब्यूट और बिहेवियर आप देखा कि कॉमन एट्रीब्यूट में आपने डोर्स और वेंटिलेशन बनाए थे, और नया नया बिल्डिंग जो बनाया वो उसके लिए ऑब्जेक्ट कहलाए। तो क्लास इज डिफाइंड, अगर पाइथन के अंदर आप क्लास डिफाइन करना है तो आपको क्लास नाम का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, और ये उसका एक तरीका है। जैसे आप यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, क्लास वन इज़ द नेम ऑफ द क्लास। अब यहाँ पे अगर मैं एक बेसिक सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊं कि क्लास यहाँ पे क्या है,
तो यहाँ पे क्लास एम्प्लॉय बनाई गई है, तो सबसे पहले क्लास कीवर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया। क्लास कीवर्ड ज़रूरी है आपको, अगर आपको जब भी कोई जैसे क्लास बनाना है तो उसके पहले क्लास कीवर्ड आपको लिखना है। और क्लास कीवर्ड लिखने के बाद आप यहाँ पे ये डेफिनेशन से डबल अंडरस्कोर INIT डबल अंडरस्कोर, यहाँ पे ये एक जो चीज़ है वो फंक्शन क्रिएट कर रहा है, बट इसका नाम है, मैं लिख देता हूँ, TRUCTOR, कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब बन रहा होता है उससे पहले कुछ फंक्शंस आप चाहते हैं कि उसमें ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, और वो जो पहला फंक्शन कॉल होता है बिफोर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, जब आप ऑब्जेक्ट उसको बना रहे होते हैं उसमें सबसे पहला जो फंक्शन है वो कॉल होता है, वो कंस्ट्रक्टर होता है। उसमें आप चाहते हैं कि जब ये फंक्शन कॉल हो तो उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो, जैसे उसका नाम, एज, ID ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड हो जाए, rather than the object to call that ID, name and roll number and all those things to initialize explicitly। आप उसी ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पे आप कुछ वेरिएबल्स, और जैसे नाम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेम है, राइट, यहाँ पे नेम है या फिर एज है या फिर ID है या फिर सैलरी है, तो इनको एट द टाइम ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, these will be automatically initialized, sorry guys, yes, at the time of creating the object there will be automatically initialized, right। तो ये तो है आपकी कंस्ट्रक्टर वाली फंक्शन। अब ये पूरी कंस्ट्रक्टर की फंक्शन है, यहाँ पे देखिए, ये रहा पूरा कंस्ट्रक्टर का फंक्शन, जहाँ पे सेल्फ है। और सेल्फ को मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो सेल्फ का काम यही है कि जो भी ऑब्जेक्ट जिस समय पे बन रही हो, जैसे मान लो ये आपकी एक क्लास का ब्लूप्रिंट था और आपने इस ब्लूप्रिंट से एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट को जब भी कोई रेफर कर रहा होगा तो वो ऑब्जेक्ट को सेल्फ से रेफर कर रहा होगा। जैसे ऑब्जेक्ट 1 है, तो ऑब्जेक्ट 1 में अगर आपने कुछ नेम और वेरिएबल यहाँ पे, जैसे ऑब्जेक्ट 1 की नेम है तो उसके लिए सेल्फ डॉट नेम आप यहाँ पे रेफर करोगे। उसी प्रकार से सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज, सैलरी डॉट सैलरी। तो ये जो सेल्फ की काम है ना, वो जिस भी ऑब्जेक्ट, जैसे आपने यहाँ पे एम्प्लॉय 1 यहाँ पे बनाया हुआ है यार, एम्प्लॉय 1 के लिए जब आप वेरिएबल्स को उसके वैल्यूज दे रहे होगे, जैसे मान लो यहाँ पे एम्प्लॉय 1 है और एम्प्लॉय 1 के लिए मैं ये जो पहली वैल्यू नेम है, यहाँ पे नेम हर्षित है, ID और एज यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखी हुई है, एज 22, ID 1000 और सैलरी 1234। तो ये रेस्पेक्टिवली इनिशियलाइज्ड हों, और उनको इनिशियलाइज करने के लिए, जैसे एम्प्लॉय 1 के लिए वो नेम वाली वेरिएबल है तो वो सेल्फ डॉट नेम एम्प्लॉय 1 के लिए होगी, और एम्प्लॉय 2 के लिए जब ये ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा होगा तो एम्प्लॉय 2 के लिए भी एक सेल्फ रेफरेंसिंग वेरिएबल है। वेरिएबल इसको ऐसे ना कहो, ये एक रेफरेंसिंग की तरह यूज होता है, जस्ट एज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ओके, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये तो आप क्लास और एम्प्लॉय को डिफाइन करने का तरीका आप देख लीजिए कि इस तरह से आप क्लास बनाते हो। अब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ा नीचे ही रहने देता हूँ, यस। तो देखिए ऑब्जेक्ट को बनाने का तरीका यही है कि आप ऑब्जेक्ट का नेम लिखो, यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम, राइट, ये रहा ऑब्जेक्ट नेम, और ये पहला ऑब्जेक्ट है, तो ये फर्स्ट, और ये आपने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये पहला ऐसे आप यहाँ पे जब लिखोगे तो ये ऑब्जेक्ट नेम होगा। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, यस। तो ये आपकी पहली ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे आपकी दूसरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने बनाई है, राइट। और जब आपने बना रहा होगा क्लास, जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट क्लास और दूसरा, सॉरी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और दूसरी ऑब्जेक्ट बनाई, तो बनाने के वक्त आपको जो कॉल करना है वो ये जो क्लास नेम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रही क्लास नेम। और क्लास नेम के अंदर जो भी आपने जैसे वेरिएबल्स या फिर पैरामीटर्स आपने लिखे हैं, या फिर पैरामीटर्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो वेरिएबल्स या फिर पैरामीटर्स आपने लिखे हैं तो वो उसी टाइम पे देनी है।
देनी क्या चीज़ें हैं और किस ऑर्डर में है। तो जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, जैसे यहाँ पे आपने अगर सबसे पहले नेम लिखा है तो नेम, उसके बाद एज और आईडी और सैलरी, उसी ऑर्डर में आपको ये वैल्यूज़ इनिशियलाइज करने हैं, अदरवाइज इट विल गिव यू एन एरर। समझे? जैसे आपने 22 को पहले नहीं लिख देना है यहाँ पे, जैसे एज यहाँ पे अगर बाद में है सेकंड नंबर पे, तो आपने एज को सेकंड में ही यहाँ पे लिखना है। और जैसे यहाँ पे नेम है, फिर एज है, फिर आईडी है, और ये फिर सैलरी है, तो ऑटोमेटिकली उसी के हिसाब से इनिशियलाइज होंगे, अदरवाइज आपको ये इरेगुलर आउटपुट देंगे। सो रेस्पेक्टिवली, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेस्पेक्टिवली इनिशियलाइज the values, otherwise irregular behavior will happen, right? otherwise irregular behavior will happen। ठीक है, ये तो थी। अब मैं इसका थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन अगर आपको करके दिखाऊं, तो इफ़ आई कैन जस्ट सी, इसको मैं अगर कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं डेमोन्स्ट्रेशन में जाता हूँ और पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, राइट? यस, एंड इफ आई रन देयर इज सम इंडेंटेशन एरर, सो वी विल सी एट द लाइन 2 वी आर हैविंग सम इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन एरर क्यों आ रहा है? तो ये क्लास की जो एम्प्लॉय है, गौर से देखिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, 1 सेकेंड। यस, तो जूम में आपको दिख रहा होगा कि इन ये जब क्लास डिफाइन कर रहे हो तो ये कोलोन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, राइट? आपको जब बताया है पाइथन में इंडेंटेशन यूज होता है तो कोलोन के अंदर चीज़ें दिखनी चाहिए, कोलोन के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये तो नया है, मतलब ये आपने फंक्शन डिफाइन की, उसके अंदर ये सारा चीज़ लिखा आपने, तो ना तो फंक्शन की चीज़ें इंडेंट है, क्योंकि कॉपी पेस्ट में कुछ एरर आ जाता है। तो मैं सबसे पहले तो इन चीज़ों को क्लास के अंदर लिखता हूँ। ओके, तो मैं इसको, इस लाइन को यहाँ से रिमूव करता हूँ, और ये जो पहली फंक्शन है उसको मैं इस क्लास के अंदर लिख देता हूँ, यस राइट। और ये हो गई हमारे पास क्लास के लिए फंक्शन। अब जो चीज़ें हैं वो इंडेंटेड है, यानी क्लास के अंदर डिफाइंड है, और अब की बार जब मैं इसको कॉल करूँगा तो ये 100% ये वेयर इज़ द प्रॉब्लम, यस। अब यहाँ पे देखिए दूसरी बार भी अब क्लास को कॉल करने के बाद जो आपने डेफिनेशन लिखी, तो डिफाइन के भी अंदर यहाँ पे कुछ नहीं है ना, डिफाइन के अंदर भी कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप कॉपी पेस्ट में ध्यान रखिए कि आपको यहाँ भी डिफाइन करनी है। तो अब ये क्लास के अंदर और ये फंक्शन के अंदर आ गई है। और वेयर इज़ द नेक्स्ट एरर? यस, दिस इज़, वी नीड टू रिमूव हियर एज वेल, बिकॉज पाइथन में कमेंट्स जो हैं वो आपके हैश सिंबल से आप कमेंट लिखते हो। जैसे आप लिखते हो, अगर आपको कोई लाइन कमेंट करनी है तो आप ऐसे लिखते हो ना, हैश दिस इज़ अ कमेंट। सो मैं चूँकि इसको कॉपी पेस्ट किया हूँ, तो मैं नेक्स्ट टाइम से आपको चाहूँगा कि ये मैं खुद कोड लिख ही दूँ ताकि कोई एरर उस टाइम पे ना आए, राइट? तो देखिए, सॉरी, आप कमेंट को इस हैश सिंबल से लिखें, वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे ये डबल फॉरवर्ड स्लैशेस में लिखा हुआ था डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। बट हाँ, अब हम इसको जब इसको डिकोड करते हैं तो सबसे पहले क्लास जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखिए यहाँ पे, राइट? 1 सेकेंड, यस। तो ये क्लास कीवर्ड्स इसने क्लास एम्प्लॉय नाम की बनाया। बाय डिफ़ॉल्ट आप कैमल के इस कन्वेंशन को फॉलो कीजिए तो काफ़ी बेहतर है, जहाँ पे आप पहला लेटर है वो कैपिटल लिखे। मैं यहाँ पे क्लास बनाऊँ तो एम्प्लॉय यहाँ पे भी लिख देता हूँ, यहाँ पे भी इसको कैपिटल कर देता हूँ, यहाँ पे भी कैपिटल कर देता हूँ, क्योंकि क्लासेस के लिए बाय डिफ़ॉल्ट कैपिटल ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये दोबारा कंस्ट्रक्टर बना। कंस्ट्रक्टर का काम यही है कि ये जब कंस्ट्रक्ट हो रहा हो आपका ऑब्जेक्ट, तो उस टाइम में डेटा मेंबर्स के सामने कुछ वेरिएबल्स हैं वो इनिशियलाइज हो। जब एम्प्लॉय 1 के लिए आप कॉल कर रहे होंगे, तो एम्प्लॉय 1 के लिए जब ये फंक्शन कॉल कर हो रहा होगा यहाँ पे, तो आपकी ये जो नेम और एज और ये जो आईडी है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाए। और जब सेम चीज़ ये प्रिंट emp.dft आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी प्रिंट अगर करनी हो, तो उस केस में ये यूज़ किया जाता है। अब जब एम्प्लॉय 2 के लिए जब लिखेंगे चीज़ें, तो देखिए, अगर ये डिटेल्स आपको प्रिंट करनी है तो आप यही चीज़ें लिखेंगे, emp1.tick और emp2.tick। तो ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ये क्लास का बेसिक इंट्रो था, क्लास में कैसे चीज़ें डिफाइन करनी है। देखिए,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कुछ मेथोडोलॉजी हैं। देखिए, मेथोडोलॉजी का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बना ही कुछ चीज़ों को पर्टिकुलरली डिफाइन करने के लिए। अदरवाइज हमारे पास सी लैंग्वेज थी, उसमें सारी चीज़ें थी, जैसे आपने अगर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स अगर आपने पढ़े होंगे सी लैंग्वेज में, डेटा टाइप्स, उसमें आपने लिखा होगा कि स्ट्रक्चर होंगे, स्ट्रक्चर, फिर आपने देखा होगा यूनियंस है जहाँ पे आप स्टूडेंट का डेटा लिखते थे ना, राइट, आप लिखते थे वहाँ पे स्टूडेंट का डेटा, और वहाँ पे आपने बना, वन सेकेंड, वेयर इज द, वन सेकेंड गाइस, यस। तो स्ट्रक्चर और यूनियन में आप यूज़र डिफाइंड डेटा बनाते हैं। जैसे अगर आपने स्टूडेंट लिख दिया यहाँ पे, तो स्टूडेंट वन के लिए आपने रोल नंबर बनाया, फिर आपने आईडी बनाई, फिर आपने एज लिखा, फिर मार्क्स लिखा, ऑल दोज थिंग्स आप करते थे, राइट, सी लैंग्वेज में। तो सी लैंग्वेज में करने के लिए जो जो चीज़ें रेस्ट्रिक्शन में थी, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मेथोडोलॉजी में डाली गई हैं। जिसमें पहला कॉन्सेप्ट आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब यही हुआ कि चीज़ें को इनहेरिट करना। जब भी आपने कोई, मैं इसको अगर रिमूव कर दूँ ये शेयर, तो मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। आपको ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स को बताने के लिए आपने सी लैंग्वेज का मैंने यहाँ पर रखा था, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि इस, ये भी हट जाए यहाँ से। हाँ, तो इनहेरिटेंस के लिए मान लिया एक आपने एक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये मान लीजिए पेरेंट क्लास में लिखता हूँ यहाँ पर, पेरेंट क्लास, और इसके कुछ चाइल्ड क्लास होंगे, चाइल्ड क्लास, ये वन चाइल्ड क्लास, टू, और ये चाइल्ड क्लास थ्री। तो पेरेंट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे मैं यहाँ पे इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट। तो पेरेंट क्या चाहता है कि उसके जो गुण हैं वो उसके चाइल्ड में भी आ जाएं। तो जब चाइल्ड क्लास बन रहा होगा, तो उस टाइम में वो सारी की सारी गुण ना अपने पेरेंट उसको इनहेरिट करने में दे देंगे, इनहेरिट कर लेगा। तो वो बेसिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि वो इनहेरिट करना, जो भी उसके अंदर चीज़ें हैं पेरेंट के अंदर, वो हूबहू अपने, अगर पेरेंट चाइल्ड के अंदर इनहेरिट करना चाहता है तो इनहेरिटेंस के लिए यूज़ होगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊं, तो मान लीजिए कि एक एनिमल क्लास बनाते हैं, राइट। यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ आपके लिए एनिमल क्लास, यहाँ पे एक एनिमल लिख देते हैं, यहाँ पे एनिमल लिख दिया, राइट, एनिमल क्लास। उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी है कि टू आईज हैं, राइट, फोर लेग्स यहाँ पे लिख देता हूँ, और मैं लिख देता हूँ टू आर्म्स, राइट, आर्म्स अगर मैंने लिख दिया। तो अब ये एनिमल क्लास से कुछ ऑब्जेक्ट बनेंगे, ये ऑब्जेक्ट नंबर वन, ये ऑब्जेक्ट नंबर टू, ये ऑब्जेक्ट नंबर थ्री, ये ऑब्जेक्ट नंबर फोर। मैं यहाँ पे नंबरिंग भी कर देता हूँ, वन टू थ्री और फोर, राइट। और ये टू आईज जो हैं ये अपने आप में मान लीजिए एक फंक्शन है, राइट, टू आई फंक्शन, फोर लेग भी एक अपने आप में फंक्शन है, और टू आर्म्स, जैसे आप टू आर्म्स से अपने आप में फंक्शन है। तो अब ये जो इस एनिमल क्लास से ऑब्जेक्ट बना है वन टू थ्री फोर, तो ये इस फंक्शंस को इनहेरिट करना चाहता है। तो ये क्या करेगा कि ये एनिमल क्लास के नाम को अपने अंदर इनहेरिट करेगा। ये तरीका है इनहेरिट करने का, मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्लास को कैसे इनहेरिट करते हैं। और इनहेरिट करने के बाद इसके पास भी ये टू आईज, मैं यहाँ पे पेन चेंज करता हूँ, वन सेकेंड, यहाँ पे इस, तो ये टू आईज, ये फोर लेग्स, ये टू आर्म्स, यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें, ये वन टू थ्री फोर जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाए गए हैं उसको इनिशियलाइज हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ इनहेरिटिंग ऑल these properties, these functions or variables will be initialized to, or you can say instantiated to these objects, right.
इंस्टेंशिएटेड टू दीज ऑब्जेक्ट्स। ये लाइन क्यों नहीं सीधी होती? आई होप कि मैं लाइन थोड़ी सी सीधी रखूँ यहाँ पे। यस, ये तो वही इनहेरिटेंस। अब दूसरी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि जैसे इसको अगर थोड़ा सा नीचे करूँ तो एक हमारे पास फंक्शन होगा, मैं इसको पॉली और मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मॉर्फिज्म, जहाँ पे मॉर्फिज्म एक मॉर्फ रूट वर्ड से बना है। रूट वर्ड आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ना, एक रूट जैसे वर्ड होता है उससे अगर आप चेंज करके बनाते हो तो यहाँ पे रूट वर्ड बनता है। तो पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फ का मतलब हो गया यहाँ पे फॉर्म्स, राइट। तो कोई एक तरह का फंक्शन अगर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ले, डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे मैं अगर लिखूँ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। अब जैसे मान लो कि आपने एक फंक्शन बनाया सम करके, राइट, सम, और उसके अंदर कुछ वेरिएबल हैं, जैसे आपने दो नंबर लिखे, एक इंटीजर और एक और इंटीजर वैल्यू उसने लिया, और आपने सेम फंक्शन को बनाया और उसके अंदर बस ये वैल्यूज जो हैं वो फ्लोट टाइप की होंगी, राइट। अब ये फ्लोट टाइप की वैल्यूज को लेगा। अब क्या हुआ कि ये फंक्शन का नाम तो सेम है, यहाँ पे नाम सेम है, लेकिन इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है उसकी जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप वो डिफरेंट है यहाँ पे। यानी यहाँ पे इंटीजर टाइप की है और यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप से। तो अब क्या होगा कि ये एक ही नाम के फंक्शन अलग अलग फॉर्म्स ले लिया। अब मान लो कि नेक्स्ट में आपको लगे कि ना ये चीज़ें, अगर मैं स्ट्रिंग में अगर दो स्ट्रिंग को ऐड करना है यहाँ पे, तो आपने सेम यहाँ पे लिख दिया ये डेफ, और आपने सम लिख दिया, और आपने स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दिया str1 स्ट्रिंग 1, और फिर यहाँ पे आपने लिख दिया स्ट्रिंग 2, और फाइनली जब आप रिटर्न कर रहे होगे तो आप लिखोगे स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 1 और प्लस स्ट्रिंग 2। यहाँ पे आप स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को लिख दोगे यहाँ पे। तो वो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, आप समझ लो कि एक ही नाम का फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स या फिर रिटर्न टाइप की वजह से अगर अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा हो, आउटपुट की प्रॉपर्टी चेंज कर रहा हो, यानी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ले रहा हो, तो उस केस में उसको पॉली फॉर्म यानी मैनी फॉर्म, और उसको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का दूसरा पिलर कहा जाता है। तो पहला पिलर में कौन सा था? इनहेरिटेंस। दूसरा में था पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखिए तीसरा पिलर जो हमारे पास आता है वो है इनकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन का मतलब कैप्सूल के अंदर की प्रोसेस, कैप्सुलेशन, राइट। अब इसको ऐसे समझिए कि वेट 1 सेकेंड, डू आई हैव स्पेस, तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूँ। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप नोट्स बना लीजिएगा, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ आपके लिए, ताकि इनकैप्सुलेशन को बताना थोड़ा इजी हो मेरे लिए। तो मैं, आप साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए। चलिए, हाँ, मैं यहाँ पे पेन भी चेंज कर लेता हूँ। यस, ओके। और मैं यहाँ पे एक कैप्सूल बनाता हूँ, तो एक सेकेंड रुकिए। वेयर इज द, यस, सॉरी गाइस, ये कैप्सूल शायद ही बने मेरे से। यस, इसके अंदर मैं इंग्रेडिएंट्स में कुछ डाल देता हूँ, 1 2 3, और यहाँ भी 1 2 3, और इसके अंदर मान लीजिए कि ये पहला इंग्रेडिएंट है, फिर दूसरा इंग्रेडिएंट है, फिर तीसरा इंग्रेडिएंट है, या चौथा इंग्रेडिएंट, और ये मान लीजिए मैं CAPSUL कैप्सूल लिख देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कि एक पैरासीटामोल का कैप्सूल है, राइट। तो उसके अंदर वो केवल एक ही तरह के इंग्रेडिएंट्स से तो बनेगा नहीं, उसके अंदर बहुत सारी उसमें मतलब चीज़ें डाली हो गई होंगी, तब वो जाके एक टैबलेट बना होगा। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उसके अंदर अगर एक तरह के इंग्रेडिएंट्स है, दूसरी तरह, तीसरी तरह और चार तरह, तो चारों तरह के इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके कैप्सूल बनाया गया, एक कैप्सूल, कैप्सुलेशन के प्रोसेस को बनाया गया। तो वो
इनकैप्सुलेशन कहलाया। सेम उसी तरह से अगर आपने पूरा डेटा वेरिएबल्स या फिर मेंबर फंक्शंस आपने बनाए, उन सभी को कंबाइन करके अगर एक क्लास बना रहे हैं तो उस क्लास के प्रोसेस को इनकैप्सुलेशन कहेंगे। ये बेसिक मतलब है, राइट? ये समझ में आया आप लोग को? यस। तो ये बस बेसिक साइज का मतलब है। मैं इसको अब रिमूव करता हूँ। नेक्स्ट इसका जो कॉन्सेप्ट है, आपको अगर थोड़ी दिक्कत हो रही होगी तो आप दोबारा इसको देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो है एब्स्ट्रैक्शन, राइट? ये चौथा पिलर जो है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन है। अब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि डेटा हाइडिंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा हाइडिंग। अब डेटा हाइडिंग का मतलब क्या हो, क्यों यहाँ पे मैंने डेटा हाइडिंग लिखा? अब चीज़ें को एब्स्ट्रैक्ट करना। अब मान लीजिए कि आपके पास एक डीवीडी प्लेयर है, ये डीवीडी प्लेयर है, उसके अंदर ये वॉल्यूम प्लस आइकन है, ये वॉल्यूम माइनस आइकन है, ठीक है? तो ये डीवीडी प्लेयर है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ। यस यस, ये डीवीडी प्लेयर है, ये डीवीडी प्लेयर, समझ लीजिए बस केवल डीवीडी प्लेयर है। अब इसमें मान लीजिए एक प्लस वाला बटन है और एक माइनस माइनस वाला बटन, और आपके पास एक रिमोट है यहाँ पे। ये रही आपकी रिमोट, के अंदर भी प्लस और एक माइनस है, बस ये रही आपकी रिमोट। तो मान लो कि अगर आपको एक वॉल्यूम प्लस और माइनस करने के लिए सारा का सारा एक पीस ऑफ कोड लिखना पड़े, यहाँ पे PIEC पीस ऑफ कोड, जहाँ पे आपको पूरा एक फंक्शन लिखें और फिर आपकी जो वॉल्यूम वाली बटन है उस पर जाके अगर एक प्लस दबाया तो एक बार वॉल्यूम प्लस इक्वल टू 1 हो, अगर माइनस दबाया तो वॉल्यूम माइनस इक्वल टू 1। तो वो चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, उसको आप एक यूज़र के लिए, एक आम यूज़र, मैं अगर यूज़ करना चाहता हूँ रिमोट को, तो मैं क्या जानता हूँ कि बैकग्राउंड पे क्या हो रही हैं चीज़ें अंदर में। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को क्यों मुझे यूज़र को दिखाना है? तो हाइड करना है मुझे वो सारी कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करके, और चीज़ें अगर मैं यूज़र के सामने प्रेजेंट करूँ तो वो चीज़ें क्लास का ये जो चौथा पिलर है एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है, राइट? तो ये एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस का बेसिक सा फंडा है, बेसिक सा मतलब है। अगर आपको समझ में आया हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस तरह की डाउट है आपको, क्या क्या चीज़ें आपको समझने में दिक्कत हुई है, और फिर मैं इसको वीडियो के कंटिन्यूएशन में आपको फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।